चलेगा अब तो। हाँ, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नाउ व्हाट डज दिस एक्ट डू? इस एक्ट का बेसिक पर्पस यही था कि जो भी हम फॉरेन एक्सचेंजेस बाहर से लेकर आते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी बाहर से लेकर आते हैं, या तो यहाँ से हम पैसे बाहर लेकर जाते हैं, उसको किस हिसाब से मैनेज किया जाता है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब बिफोर दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर वाज एन एक्ट कॉल्ड द फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब ये जो एक्ट था ना, इट वाज वेरी, उस हिसाब से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था। तो ठंड लग रही थी मेरी फेस में, इसलिए मेरे फेस की आवाज़ क्या इसमें फिर आवाज़ में आती ऐसा भी है ना भाई। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक। अब इन दिस केस हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपके फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है और किस हिसाब से किया जाता है। जो पहला फेरा था, इट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव किस हिसाब से कि दे यूज टू नॉट अलाउ कि आप बाहर फॉरेन एक्सचेंज लेकर जाएं, दे यूज टू नॉट अलाउ कि बाहर से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करें, FDIs करें, राइट? तो लेटर ऑन केम दैट वो वाला पॉइंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हम मनमोहन सिंह को बोलते हैं कि वो लेकर आए थे इतना सारा, करेक्ट? तो उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या करा, हमने फेरा को बदल के फेमा किया। हमने कहा कि हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, आप करो आपको जो करना है, हम बस मैनेज कर रहे हैं। पिछला एक्ट ऐसा कहता था कि जो भी आपको करना है ना, सब पूछ के करना पड़ेगा। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब उल्टा हो गया, अब उन्होंने बोल दिया कि जो भी आपको करना है आराम से कर लो, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो पूछ लेना। So the entire concept of it has changed. The regulations have been lessened. It is easier to deal in foreign exchange now. Getting the point? तो तुम्हारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन और ये सब इसी बारे में बताएगा। अभी सिर्फ ये चार्ट वाला देख लो, फेमा क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स फ्री करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं आगे ही पढ़ लेते हैं, लेटर ऑन पढ़ते हैं, नहीं। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ये नीचे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डब्बा है ना, वो पढ़ेंगे। फेमा enacted to consolidate and amend the laws related to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. In fact, it is the central legislation that deals with inbound investments into India and outbound investments from India. तो सिंपल यही बात बोलिए कि इंडिया में पैसा आना या इंडिया से पैसा बाहर जाना, इनबाउंड इज इंडिया में आ रहा है, आउटबाउंड इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर आउटबाउंड है तो वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जा सकता है, इनबाउंड है तो FDI के तौर पर इंडिया में आ सकता है। तो उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं बोला, क्योंकि पैसा आना तो वो ECB के हिसाब से भी सकता था, कोई बंदा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है। तो उन्होंने इनबाउंड और आउटबाउंड का, बाहर जा रहा है आउटबाउंड which means ODIs, overseas direct investment एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिया में आ रहा है FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, एंड ट्रेड एंड बिजनेसेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ट्रेड माने नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बस, तो ट्रेड को भी रेगुलेट करता है, पैसा अंदर बाहर जाने को भी रेगुलेट करता है। कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है इंडिया के बाहर, या वो कोई बाहर का बंदा इंडिया के अंदर, तो उसमें भी डील करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज को पूरा जाने दो, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद डेफिनेशंस है ना, इनको याद करने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ना, पर ये पढ़ेंगे या ये समझ में आएंगे तो ही आपका आगे चैप्टर समझ में आएगा, उस हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है। नॉट टू रिमेंबर बट टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पहला ऑथराइज्ड पर्सन, तुमने याद है कि हमने एक ECB में पढ़ा था शायद, AD कैटेगरी 1 बैंक, AD कैटेगरी 2 बैंक ECB में था, तो अब ये पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, उनके थ्रू कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे 100%, अगर डायरेक्ट रूट से करनी है तो। हाँ, बाहर से अंदर, उनके थ्रू मनी सारी आती थी उनके बैंक में। हाँ, तो AD कैटेगरी 1 बैंक वाज द बैंक जहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट होता है, अगर आपको चाहिए तो उन्हीं से ही लेते हो, उनके पास अकाउंट बनवाते हो सब कुछ। तो बस ये ऑथराइज्ड डीलर्स यहाँ पर भी वही होते हैं, पर अब ऑथराइज्ड पर्सन उन्होंने कह दिया,
तो बंदे वही हैं, पर पर्सन है तो थोड़ा सा विड्थ बढ़ गया है इसका। तो अब पर्सन में कोई भी बंदा जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, नॉट जस्ट एडीज, ठीक है। तो इन्हें ऑथराइज्ड पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब एक बैंक जो इंडिया के बाहर है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ऑथराइज्ड पर्सन्स के अंदर एडीज भी आते हैं, मनी चेंजर्स यानी कि पैसा जो बदल के दे रहे हैं आपको, ये सब लोग बंदा आ गया यहाँ तक, ठीक है। कोई डाउट अब तक? चलो ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा करेंसी नोट्स तुमको पता है, लेट्स गेट। एक्सपोर्ट माने इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हो, तो बस ग्रामेटिकल वेरिएशन मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स, प्रोविजन सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, कोई भी तरीके से गुड्स बाहर या सर्विस बाहर, कितना घुमा के बोला इन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज, बाहर का पैसा जब इंडिया में आ रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज हो, फॉरेन का करेंसी का एक्सचेंज। तो बस फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड टू मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बाहर से अगर इंडिया में पैसा आता है तो वो किसी भी तरीकों से आ सकता है। किसी भी तरीकों से आना मतलब देर आर वेरियस मोड्स। आप कैश लेकर आ सकते हो, कॉइन्स लेकर आ सकते हो, डिपॉजिट्स लेकर आ सकते हो, ईसीबी में डिपॉजिट हो रहा था राइट, डिपॉजिट्स लेकर आ सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ सकते हो। उसके अलावा इन्होंने जो अलग अलग कुछ छोटे बहुत नाम बोले, उन्होंने मालूम बोला ट्रैवलर्स चेक। अब ट्रैवलर्स चेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कंट्री में जाना है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका इज अ ब्यूटीफुल कंट्री वैसे, बट बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री है। तो इट इज़ गाइडेड, बताए बोलते हैं कि वहाँ अगर जाना है ना आपको, तो फिर ना थोड़ा ऐसे ध्यान से अपने बिलोंगिंग्स को संभाल के, क्योंकि वहाँ पर चोरी बहुत इजीली हो जाती है। अब इकोनॉमी ऐसी बेचारी वहाँ की। तो वन ऑफ द सेफेस्ट रूट क्या हो सकता है वहाँ पर पैसे लेके जाने का? ट्रैवलर्स चेक। आप इंडिया में कोई ऐसे बैंक के पास जाओ जिस बैंक का एक ब्रांच अफ्रीका में भी हो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उनको कहो कि मुझे अफ्रीका की जगह का या कोई कंट्री का वहाँ का जो भी एक ट्रैवलर्स चेक चाहिए। उस ट्रैवलर्स चेक पर पूरे उनके करेंसी के हिसाब से डिनोमिनेटेड मनी लिखा होगा कि भाई इतना इतना पैसा मैं जब भी वहाँ जाऊँगी विड्रॉ करवा सकती हूँ। तो वो ट्रैवलर्स चेक लेकर मेरे को बाहर जाना है, वो चेक इस बैंक की उस ब्रांच में डिपॉजिट करना है, जितना मुझे पैसा चाहिए मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। बैलेंस का वो लोग मेरे को दोबारा ट्रैवलर्स चेक बना के दे देंगे। ये पैसा अगर ये चेक अगर कोई और ले गया तो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द सेफेस्ट रूट, दैट इज वन ऑफ दोस ट्रैवलर चेक्स का तरीका कि आप किस हिसाब से फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंडिया में सिर्फ पैसे लाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकर जाने की भी तो बात कर रहे हैं ना। तो बस एक्सचेंज हो रहा है, दोनों तरीके से सोचना। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर्स ऑफ क्रेडिट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, अब इतना नहीं है। तो मैंने सुना है कि बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि हमारी इकोनॉमी का एकदम डाउनफॉल हो गया था, एकदम ब्लैक इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा लोन में थे हम लोग, कर्जे में डूबे हुए हैं। लोगों ने अपने सोने भी दिए थे गवर्नमेंट को पैसा चुकाने के लिए, कुछ ऐसा रिफॉर्म से पहले एक बड़ा बुक डिप्रेशन टाइप का आया जब, ठीक है। तो ये वाला जो सब पॉइंट था ना उस टाइम पर है ना, ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट आया था ज़्यादा पिक्चर में। हुआ कैसे कि अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ टू रिपे समबडीज लोन, कोई कंट्री से उसने लोन ले रखा है, उसको रिपे करना है। जब रिपे करना होगा तो उसके डॉलर्स में पे करेंगे, यूजुअली नॉर्मल मोड ऑफ करेंसी अपना डॉलर्स होता है, तो डॉलर्स में पे ऑफ करेंगे। जब आप डॉलर्स में पे ऑफ करते हो तो आपके फॉरेन रिजर्व से आपको डॉलर निकालना पड़ेगा, यस, यू विल पे दी अमाउंट, यस। बट द प्रॉब्लम इज इससे पूरी की पूरी कंट्री का फॉरेन रिजर्व तो हिल रहा है ना, हमें पैसा देना है, हम उसमें मना नहीं कर रहे। तो हमने क्या बोला, हमने हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर्स की मदद ली, ठीक है। एक्सपोर्टर्स को क्या बोला, तुम ऐसा करो जितना भी तुम सामान बेच रहे हो ना उनसे पैसा मत लाना प्लीज। ऐसा करो उनसे एक डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसका नाम होगा दिस लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट तुम उनसे लेकर आओ, हम ऐसा मान लेंगे और उस कंट्री को कह दिया कि जितने का आप लेटर ऑफ क्रेडिट हमको दे रहे हो उतने का आपका लोन भी पे ऑफ हो गया। ऐसा मान सकते हैं ना, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़ा। तो वो सारा लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। वो लेटर ऑफ क्रेडिट आप इंडिया में लेकर आओ, एक्सपोर्टर को बोला गया। एक्सपोर्टर जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट सबमिट करेगा उसके बदले उसको इंडियन करेंसी मिल जाएगी। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का डिप्लीशन नहीं हुआ, वहाँ पर हमारा लोन पे ऑफ हो गया और यहाँ पर हमने बंदे को इंडियन करेंसी में पे ऑफ कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? पक्का? तो ये चीज़ उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर में आई थी।
अब थोड़ा बहुत ऐसी भी चलती है, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद सर्टेन नेशंस, तो हम बोलते हैं कि यार मत पे कर, तो लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, बाकी मैं देख लूँगा। कई बार वी आर ट्राइंग टू से फॉरगिव द एक्सपोर्ट का जो भी पैसा होगा कि मत दो पैसा, कोई बात नहीं, पर ऑफ कोर्स बिजनेसमैन तो ये नहीं चाहेगा ना, तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आएगा वहाँ से और यहाँ से उसको पैसा मिल जाएगा। आया समझ? तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये सब तो सारे हमको पढ़ रखे हैं हमने, तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, सी ये हो रहा है रिकॉर्ड, बता देना बीच में नहीं हो रहा हो। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ पर्सन्स आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया इंडियन करेंसी एंड हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी पैसा बाहर कोई भी उस करेंसी में पे ऑफ हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट क्या बोलते हैं इसको, आ जाएगा मतलब, ठीक, यही बात है ना, यहाँ तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट फॉरेन सिक्योरिटी, सिंपल सिंपल सिक्योरिटी वही शेयर डिबेंचर वाली सिक्योरिटी, ठीक है। फॉरेन सिक्योरिटी अगर फॉरेन करेंसी में कोई शेयर डिबेंचर स्टॉक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो वो फॉरेन सिक्योरिटी हुई। बस फर्स्ट पैराग्राफ्स का एक बार रीड कर लेना, आप छोड़ देना। पर्सन अपने को पता है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, टैक्स वाले बच्चों क्या होता है रेजिडेंट इन इंडिया, वो तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इंडिया में रहा हो, बस सेकंड लाइन ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 102 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक इंसान जो इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहता है उसको इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है, तो रेजिडेंट। उसके बाद दो बाइफिकेशंस और होती हैं, उन बाइफिकेशन में बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दो बाइफिकेशंस और हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर थोड़ी बहुत याद करें। उसके बाद तुम्हारा ये जो हाउएवर वाला पॉइंट्स है ना, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा 182 तक बहुत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिपैट्रिएट टू इंडिया, रिपैट्रिएट मतलब हाँ लेकर आना या लेकर जाना, जो भी, तो इंडिया में ला रहे हो तो रिपैट्रिएट टू इंडिया। रेमिटेंस माने भेजना, याद है मैंने आपको बताया था, जब रिपैट्रिएशन करते हो तो लेकर आते हो या लेकर जाते हो, जब रेमिट करते हो तो भेज देते हो। तो रिपैट्रिएशन टू इंडिया means bringing into India the realized foreign exchange and selling such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupees, right? हम यही करते हैं ना, डॉलर देते हैं, करेंसी लेते हैं, तो इन्होंने अपने ऐसे ही बोला कि हम सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज, उसके बदले आपको पैसा मिला। सेकेंड, the holding of realized amount in an account with an authorized person in India to the extent notified by RBI, AD वाले के पास पड़ा पैसा, ये भी समझ में आ रहा है। And includes use of the realized amount for discharging of a debt or a liability denominated in foreign exchange, and expression repatriation shall be construed accordingly। बनी बात? तो repatriation माने आप बाहर से पैसा लाए, लाके आपने एक्सचेंज करवा लिया, लाके आपने ऑथराइज डीलर के पास डिपॉजिट करा दिया, या तो लाके आपने कोई अपने फॉरेन लोन पे ऑफ कर दिया, ठीक है। ये हर तरीके का रिपैट्रिएशन होता है। स्पेशल डायरेक्टर, कोई भी पंगा हुआ तो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास जा सकते हो अपील करने के लिए, ठीक है, तो जान जब आएगा तो देखें। उसके बाद रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक बार रीड कर लेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यू हैव करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में। कैपिटल अकाउंट या कैपिटल एक्सपेंसेस जो अब तक हमने पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, कोई एसेट क्रिएट होती है। जब आप कैपिटल का एक्सपेंस करते हो तो एसेट क्रिएट होती है, अगर कैपिटल रिसिप्ट होती है तो एसेट कम हो जाती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, राइट। कोई अगर कैपिटल का एक्सपेंस हो रहा है तो हो सकता है लायबिलिटीज कम हो गई, एसेट बढ़ गई, राइट। तो बस यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में वही होगा कि जब आपकी कोई भी तरीके की कैपिटल एसेट पर फर्क पड़ रहा हो या लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा हो, आप इंडिया के बाहर किसी बंदे के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे कैपिटल नेचर का इफेक्ट पड़ता है
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. अगर कैपिटल नेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इट इज जस्ट अ रेवेन्यू नेचर थिंग, तो फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. बढ़िया. बस. तो अब यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, यू सी दैट. पहला ये डब्बा पढ़ेंगे सिर्फ, तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ. The term current account transaction has been defined to mean a transaction other than capital account. ये लोग भी ऐसे ही बताते हैं. And includes payments due in connection with foreign trade and current business services and short-term banking and credit facilities in the ordinary course of business. Payments due as interest on loan and net income from investments, remittance for living expenses of parents, spouses and children. और इस सारे एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर. तो अब इसमें एक चीज़ बताओ, तो इधर जब आपका करंट अकाउंट नेचर का एक्सपेंस हो रहा है तो कोई भी तरीके का कैपिटल क्रिएट नहीं हो रही, एसेट क्रिएट नहीं हो रही, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही. तो यहाँ पर हम यही चीज़ें बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो, आपने किसी पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए, पैसा देते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो वहाँ पर रह रहा है, उसका कुछ खर्चा है थोड़ा बहुत, अपने रिलेटिव के रहने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. बाहर आपने नॉर्मल कुछ फॉरेन टूर गए हो, विजिट है, टूरिज्म है, उसके लिए खर्चा किया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. गेटिंग द पॉइंट. तो अब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ देख लिया, उसके बाद बाकी का सारा मत पढ़ो, ना याद होगा ना कुछ पॉइंट है इस चीज़ का. इसमें अगर कुछ पूछते हैं तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ बोल देना, ठीक है. हाँ एग्जाम्पल ही तो है. हाँ बस इतना ही है, बहुत है इसके अंदर. बाकी तुम्हारे वो सब आएगा अंदर, क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन और ये सब. बाकी तुम्हारा अंदर इसको ये वाला जो बाकी का बचा है ना, यू कैन रीड इट, पर वो है वही सेम चीज़, हिस्ट्री टाइप की लिखी हुई सारी. मीन्स का मतलब क्या है? मतलब करंट अकाउंट हाँ वही. ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन जो ना क्रिएट करती है कोई एसेट ना लायबिलिटी. हाँ. बस बस ऐसी जो कैपिटल नहीं है जो और है फॉरेन के, हाँ यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे सर. जो डोमेस्टिक होगा उसके लिए पैमा आएगी. जैसे अगर कोई वेकेशन वगैरह पे जाते हैं तो कैपिटल नहीं क्रिएट होगी तो वो करंट अकाउंट. हाँ जिसमें बोले ना एग्जाम्पल, पढ़ाई के लिए भेजा है, हाँ. स्कूल की फीस भरी है, करंट अकाउंट. मेरा भाई वहाँ पर रहता है तो उसको पैसे चाहिए, तो मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव, उसके लिए भेज दिया. कोई भी ऐसा, तो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस. अब जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे क्या क्या हुआ है, ठीक है. तो ये तुम्हारे बेसिक छोटे मोटे करंट अकाउंट के हैं. तुमने बाहर कोई शेयर्स लिए थे तो वो कैपिटल है, पर उस शेयर्स का अगर डिविडेंड आता है तो करंट होगा, है ना. तो वो भी एक तरीके का फंड है. तो हम सिर्फ बाहर पैसा भेजने की बात नहीं कर रहे, पैसा लाने की भी बात करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक. तब फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पर आओ प्रोहिबिशन. अब हम जो भी सारी चीज़ें बोल रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर, हमने पहले कुछ चीज़ बोल दिया कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन. ये चीज़ के वजह से तो हमारे पास आना ही मत, इस चीज़ के लिए पैसा बाहर नहीं जाता है, दैट्स इट. ठीक है. ना करंट, ना कैपिटल, ना कॉन्करेंट, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा बाहर नहीं जाएगा. ये चीज़ है तो मेरे को पूछो भी मत, बाहर नहीं जाएगा. ठीक है. पैसा बाहर दो तरीक़ों से जाता है, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट. ऑटोमेटिक में हमने देखा था कि भाई आपको बाहर भेज दो, बाद में बता दो, ऑटोमेटिक रूट. अप्रूवल रूट में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, किसकी? दो लोगों की, आरबीआई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो दोनों में से किसी एक की भी अप्रूवल लगेगी, आप ले लोगे अप्रूवल रूट. यहाँ पर आपको पूछ के ही बाहर जाना पड़ेगा. ऑटोमेटिक रूट में काम कर लो, उसके बाद बता देना. ठीक है. पर ये वाली 3 है, सॉरी ये वाला शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अंदर आप पूछ ही नहीं सकते हो, जाना ही नहीं है, बात ही करना, मैंने पहले मना कर दिया. तो दिस इज द प्रोहिबिशन ऑफ ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 1 है ये. ठीक है. दिस इज शेड्यूल 1. ये शेड्यूल 1 क्या कहता है कि प्रोहिबिट्स द ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस. मतलब आप हमसे फॉरेन एक्सचेंज मांग कर, फॉरेन करेंसी मांग कर इस वजह से बाहर नहीं जा सकते. गेटिंग द पॉइंट. तो फॉर ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और अ ट्रैवल टू नेपाल और भूटान, क्यों? वहाँ पर अपनी इंडियन भी चल जाती है. ठीक है. उन्होंने नेपाल भूटान में इंडिया की करेंसी यूज़ हो जाती है, तो उन्होंने बोला इसके लिए भी नहीं निकालना.
तो ये स्पेसिफिक ये वाली, और साथ ही साथ नेपाल भूटान जाना है तो नहीं, और ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल भूटान। हाउएवर in case of transactions with a person resident in Nepal Bhutan, the prohibition may be exempted by RBI subject to conditions. ठीक, अब schedule 1 to the rules enumerate the situation in which the drawal of foreign exchange is prohibited, कि कब ऐसे situations हैं जब foreign exchange का drawal prohibited है। Point number 1, remittance out of lottery winnings। remittance out of lottery winnings माने लॉटरी जीती हो, जीती हो, यहाँ भेज दिया। जीती यहाँ बाहर भेज दी, ठीक है। तभी हमने बोला ना ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नॉट अलाउड। मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ जीत लिए, अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए, वो 1 करोड़ का मेरे को डॉलर खरीद कर बाहर भेजना है, तो देखा जाए तो मैं ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर रही हूँ ना, बट ड्रॉल कर रहे हो आप आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ठीक है। वो 1 करोड़ अगर आपकी मेहनत की कमाई तो हम मना नहीं करेंगे, समझ में आया। लॉटरी लगी है और उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा रहे हैं और बाहर भेज रहे हो, हमको नहीं चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने सोर्स के हिसाब से मना कर दिया कि ऐसा पैसा हम बाहर नहीं भेजते। आया समझ पक्का। तो पहला रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, सेकंड रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग और राइडिंग एक्सेट्रा। वही ना घोड़े वाला हुआ ना, हाँ घोड़ा ही होना, और नहीं अदर बॉडी में क्या। Remittance for purchase of lottery tickets, banned prescribed magazines, football pools, sweepstakes etc. तो इसका मतलब आप बाहर मतलब पैसा मुझसे पैसा फॉरेन एक्सचेंज लो और बाहर जाके लॉटरी की टिकटें खरीद लो, ये भी नहीं चलेगा। तो इनको लॉटरी से तो प्रॉब्लम है ही, जीत कर बाहर नहीं भेजना, बाहर खरीदने के लिए भी यहाँ से पैसा मत लेना, और ये हॉर्स स्पोर्ट्स वाले के लिए भी बाहर नहीं भेजना। नेक्स्ट तुम्हारा पेमेंट ऑफ, ये ध्यान से पढ़ो, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। कुछ समझ आया? कमीशन ये एक्सपोर्ट्स क्यों है? वही तो जॉइंट वेंचर में जो हमने इन्वेस्ट किया उसमें कमीशन का जॉइंट इन्वेस्ट इक्विटी या फिर जॉइंट वेंचर में करें, लेकिन एक्सपोर्ट किस चीज़ का है? एक्सपोर्ट क्यों है? हाँ वही Equity अब investment का। हाँ बोल Equity investment कोई तो नहीं, ओनरशिप वाला ही सब तो नहीं है। तरीका वही है। अच्छा जी के समझो कैसे हो रहा है कि मेरी एक ब्रांच है या मेरी जो जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी, उस तरीके से पढ़ो, मेरी एक होली ओन सब्सिडरी है या ब्रांच है जो इंडिया के बाहर है, पॉइंट नंबर 1। अब वहाँ पर उस कंपनी को मैंने बोला कि भाई ना मेरे ना ऐसा कर सामान बेच, ठीक है। अच्छा तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर तुम शुरू से सोचो कि बाहर एक बंदा है जो मेरा एजेंट है, कोई भी बंदा है, ठीक है। अगर मैं उस बंदे को बोलती हूँ कि भाई मेरा यहाँ पर मेरा यहाँ इसका पानी है, वाटर बॉटल्स का काम है, तो मेरी वाटर बॉटल्स वहाँ पर बेच दे, बोला ठीक है, कितना में बिकेगा, मैंने बोला इतने इतने का प्राइस है, इतने में बेच देना, मतलब बाकी का मेरा कमीशन। तो उसको मैं 3% कमीशन दे रही हूँ पर बॉटल, ठीक, वो कमा रहा है मस्त बढ़िया, तो उसको मैं कमीशन दे रही हूँ ना, और ये कमीशन मेरा पे करना अलाउड है। पर मैंने मेरी ही एक ब्रांच है बाहर, या तो होली ओन सब्सिडरी है बाहर, या तो जॉइंट वेंचर है बाहर, और मैं बोल रही हूँ मुझे बाहर सामान बेचना है, उसके थ्रू बेचना है, मैं अपनी ही सब्सिडरी को कमीशन दे रही हूँ बाहर, ये गलत हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? Export through an agent paying him commission is allowed, but paying commission to a wholly owned subsidiary for the export is not allowed. पक्की बात है, समझ आए? इसको लिख लो सरल भाषा में। Act prohibits commission paid on exports which are made to a company's own wholly owned subsidiary or joint venture, है ना? समझ आ रहा है?
नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टोबैको। अब यहाँ कैसे हो रहा है, तुमको मैंने एक चीज़ अभी भी बताई थी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, राइट। तो ये सिमिलर पैरालेंस पर चीज़ चलती है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मैं किसी एक कंपनी को या किसी बंदे को कोई सामान बेचना चाह रही हूँ, उसका लेटर ऑफ क्रेडिट का जो भी सीन होगा मेरे पास आ जाएगा और मेरे को गवर्नमेंट पे कर देगी और सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों को हम पहले हमारी ज़रूरत थी, तो मैंने बोला ना आपको कि भाई हाँ अब हम मर्जी से भी करते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो उन केसेस में गवर्नमेंट ही आपको बंदा ढूंढ के देती है कि तू इस बंदे को बेच दे, ये देखो लेटर ऑफ क्रेडिट देगा तो उससे ले लेना, और देखो पैसे वैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार बैठी है, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर भी वही हो रहा है, पर तुम उस केसेस में जब तुम्हारी सरकार ही तुम्हारी एजेंट है जो बंदा ढूंढ के दे रही है, तो फिर सरकार के लिए कमीशन काट रहे हो, ऐसा कुछ वियर्ड साउंड करेगा। और ये चीज़ थोड़ी बहुत ही वैसी ही है, इवेंचुअली यू आर मेकिंग एक्सपोर्ट्स, यू आर पेइंग कमीशन बट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं चलेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर वो जो हम बोलते हैं ना चाय सुट्टा, बस ये चाय सुट्टा इतना चलता है कि यहाँ नहीं बाहर भी चलता है, और हमारा चाय सुट्टा बाहर भी चलता है। तो उन्होंने टी एंड टोबैको पर बता दिया कि टी एंड टोबैको के लिए तुमने खुद बंदा ढूंढा, उसको कमीशन पे करी, चल जाए, ठीक। बस इतनी चीज़ है यहाँ तक। इवेंचुअली तुम्हें थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, कोई वो नहीं है इसका ऑल्टरनेटिव, बट मे बी यू विल बी एबल टू लर्न इट नाउ। यहाँ तक आ रहा है समझ। नेक्स्ट तुम्हारा है पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन। हम पहले फ़ोन में बैलेंस जो था मिस कॉल मार देते कट कर देते थे, ये वही है। इंडिया मिस कॉल मार रही है बाहर, और बाहर से कॉल बैक आ रही है। अगर आप यहाँ से बाहर फ़ोन करोगे तो कुछ 6 रुपये लगेंगे, किसी फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से कनाडा फ़ोन करना है, 6 रुपये लगेगा पर मिनट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मिस कॉल मारूँगी, मैं मिस कॉल मारूँगी जब, तो वहाँ से कॉल आएगा तो 4 रुपये लगेंगे, समझ लो, ठीक है। तो बच गया ना पैसा, मेरा भी बच गया, उसका भी बच गया। उसको तो चलो मुझे देने ही है क्योंकि लगने मेरे चाहिए थे और उसके लग गए, तो मैंने उसको पैसे पे ऑफ कर दिए, बच गए पैसे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वही है, पर ऐसा होने लग ही गया ऐसा। तो यहाँ की जो टावर वाली कंपनियाँ हैं वो घबरा गई, बोलते ऐसे तो फिर हमारा धंधा ही नहीं चलेगा, तब तो मिस कॉल पे जी लोगे सारा। तो उन्होंने बोला ये किसी की, तुमने किसी को मिस कॉल मारी, उसने कॉल बैक किया, उसके लिए तुम उसको पैसा दे रहे हो, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। मना कर दिया। तो इतना बड़ा धंधा हो गया इसको, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, ठीक। कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। अब ये यही है, एक स्कीम अकाउंट है, उसमें कोई इंटरेस्ट है, उसका रेमिटेंस हो रहा है, बस, ठीक। तो ये वाली जो है, ये सर्टेन टाइप्स ऑफ तुम्हारी करंट अकाउंट वाली हैं, राइट। और ये सारी प्रोहिबिटेड है, यहाँ तक ठीक, ठीक है। शेड्यूल 1 में सारी प्रोहिबिटेड है, ये याद रहेगा। शेड्यूल 1 फेमा के शेड्यूल 1 में सब प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 नेक्स्ट पेज, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर अब गवर्नमेंट अप्रूवल वाली शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, गवर्नमेंट अप्रूवल शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको अगर रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, बस, ठीक है। ये जो नीचे है इसकी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस इन शेड्यूल 3, ठीक। ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3 अब क्या आते हैं, अब ऊपर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए शेड्यूल 3 में। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत गाना गा दिया। पहला, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स। अब इन्होंने क्या कहा कि LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की ज़रूरत तब ही पड़ेगी जब आप जो पैसा भेज रहे हैं वो 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है। USD डॉलर्स 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, 2,50,000 से ऊपर है, तो ही आपको शेड्यूल 3 के अंदर आपकी एक्टिविटी फॉलो होती है, ठीक है। तो LRS
स्कीम टॉक्स अबाउट 2,50,000 के नीचे के ट्रांजैक्शंस, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड. बढ़िया. अब एनी एडिशन रेमिटेंस इन एक्सेस देयरऑफ रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई. इसके ऊपर मैक्सिमम 2.5 लाख दे सकते हैं 1 साल का 2,50,000 है. मैक्सिमम. इसके ऊपर आप जा सकते हो पर Condition है वो. पूछना पड़ेगा. ठीक है. तो अब फर्स्ट वाला प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान. कोई बात नहीं, घूम के आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2.5 लाख तक पैसा लग रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है. गिफ्ट डोनेशंस कर रहे हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2.5 लाख तक करोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे. वही सेम चीज़ चल रही है. नेक्स्ट, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट. इमिग्रेशन. इमिग्रेशन माने वो इमिग्रेशन होता है, शिफ्ट ही हो गया है बाहर, बोरिया बिस्तरा उठा के. ठीक है. इमिग्रेशन. नहीं नहीं, इलीगल में फॉरेन एक्सचेंज वाले में पैसा देंगे. वो अलग होता है, ये वाला अलग वो है. इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अलग है. वो अलग वो है. आई से होता है, ई से है. देखो तो पढ़ रखा होगा यहाँ पे. सबसे पहले नमन जाएगा बाहर, हम सब में से. बाहर नहीं करेंगे. ये तो अभी भी कर रहा है, भले इसका कल वीजा लग जाए, कल निकल जाएगा. तेरा हुआ मैंने भी 18 की उम्र भी दे. कल लग जाएगा, तब तक डिपेंडेंट होता है. गाड़ी में चाहिए ना उसको. तो फिर चला ही नहीं साथ. बर्गर बनाने जाके ऐसा. मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड. बाहर अपना बंदा बैठा है, उसका ध्यान रखना है. ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और मीटिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा फॉर अकम्पनिंग एन अटेंडेंट और पेशेंट. मतलब ये घुमा फिरा के इसका लंबा चौड़ा आएगा. बस आप बाहर जा रहे हो तो 2.5 लाख तक नो अप्रूवल रिक्वायर्ड. पर ऑफ कोर्स अगर मेडिकल नेचर का हो रहा है तो हो सकता है ना, वहाँ जाके कुछ जरूरत पड़ गई, 2.5 लाख का पैसा तुम्हारा खत्म हो गया, फिर क्या बंदा मरने थोड़ी देंगे. तो कुछ तो होगा ना, तो उसके बारे में बात होगी. उसके अलावा उसके साथ जो बंदा जा रहा है उसके लिए भी 2.5 लाख है. पर पर्सन 2.5 लाख है. हाँ, पर पर्सन 4 बंदे चल रहे हैं, सबका 2.5 लाख. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज अब्रॉड एंड अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. तो शेड्यूल 3 के अंदर आरबीआई अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शंस आती हैं, जहाँ पर आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. 2.5 लाख से नीचे है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है. यही ट्रांजैक्शंस अगर 2.5 लाख के ऊपर हुई तो आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ एमा. आया समझ? नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स नहीं पढ़ेंगे, काट दो बने. फर्दर मोर पढ़ेंगे. ठीक है. फर्दर मोर, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया. माने ये आर एन ओ आर वाला. आर एन ओ आर कौन होता है? जिसने 180 दिन वाली कंडीशन 2 बार फुलफिल नहीं करी, हाँ. और एक कि वो पिछले 7 सालों में यहाँ पर कितना 750 दिन रहा है, क्या था 730. 730 दिन नहीं रहा. ये क्या बात है? नहीं रहा. यही हुआ ना, आर ओ आर जो रहा है. वो आ रहा है, वो आ रहा है. A person who is a non-resident in India for at least 9 out of 10 previous years and जो 10 में से 2 साल रहा है रेजिडेंट. 10 में से एक साल. पर पिछले साल में 180 दिन 82 दिन नहीं रहा है. पिछले 10 में से 2 साल रहा है. ये 180 7 रहने नहीं, पिछले 10 सालों में 2 बार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो पिछले कितने साल थे? 10 में 2 ही थे. 10 10 में से एक ही बार होनी चाहिए. हाँ, इतना तो होती है. 9 out of 10 नहीं हो तो मतलब एक बार ही हुआ ना. हाँ भाई, 2 बार हो गया तो हो जाएगा ना. एक बार ही हो गया भाई. हाँ. अरे 182 को हिंदी में बोलियो. हाँ. अरे हर्षित 182 को हिंदी में बोलियो. 182. 82 82 नहीं बोलते ना. 82 82 सही है. अभी तो बाबा तुमने आदेश सुनी ही नहीं है. पागल है. मेरे ध्यान में रख रखा था कि बाद में पूछूंगा इसको. अभी बोल रहा है इसने. हाँ. 182 तुम्हारे तो रोटी रोटी जाती है जो. हाँ, 82 उसको बोलते हैं. ये आ रहा है. बस हो गया, वीडियो नहीं आया. अच्छा ठीक है चल. एक्सप्लेनेशन. ठीक है. Furthermore, resident
अच्छा हाँ, furthermore person is resident but not permanent resident and मतलब RNOR होगा वो and citizen of a foreign state other than पाकिस्तान को सब जगह से निकाल देते हैं, डर लगता है सबको लगता है is a citizen of a foreign state other than Pakistan or is a citizen of India who is on deputation of the to the office or branch of a foreign company or subsidiary or joint venture in India। माने है इंडिया का सिटीजन पर इंडिया इसीलिए आया है क्योंकि कुछ उसको बाहर की खबर नहीं, मान लो वो बंदा अपना जो है क्या नाम उसका, गूगल का बंदा क्या नाम है उसका, सुंदर पिचाई। हाँ सुंदर पिचाई ना, हाँ तो अब ये बंदा गूगल की बाहर की कंपनी है, मान लो इंडिया का सिटीजन से होगा नहीं शायद, इंडिया का सिटीजन है मान लो, और इंडिया आया है गूगल मैप्स का रिसर्च करने कि क्या वो सच में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पर्सन ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ डेवलपमेंट या फॉर अ रिसर्च फॉर सम वर्क अर्निंग एंड टेकिंग द मनी बैक इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख एंड इज ऑल्सो अलाउड। मतलब ये जो फर्दर मोर वाले पॉइंट्स है ना, इनको हम रोक नहीं सकते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा लेकर जाने में, क्योंकि इन पर हमारा कोई हक नहीं है, ये हमारे बच्चे नहीं है, बाहर के बच्चे जो मर्जी करें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो पहला जो सिटीजन बाहर का ही है, बात खत्म, पाकिस्तान का धो देंगे बिना मतलब। सेकंड सिटीजन इंडिया का है पर बाहर से नौकरी के तौर पर इंडिया आया है और पैसा कमा के वापस बाहर जा रहा है, हम उसे नहीं रोकेंगे। RNOR वो है ना जो इन दो बेसिक्स वही अटक गया, हाँ। दो बेसिक्स कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल कर रहा है, हाँ। बेसिक से। हाँ हाँ नहीं बेसिक से एडिशनल एडिशनल तो फिर R उसके लिए है ना, ROR के लिए। हाँ तो ROR एडिशनल होती है, एडिशनल नहीं फुलफिल करेगा तो RNOR बन जाएगा। ROR या RNOR बनने के लिए पहले R होना तो जरूरी है ना। वही बोल रहा हूँ मैं, बेसिक कंडीशंस 182 हाँ ठीक है, ऐसा मान ले 182 वाली ऐसा मान ले है ना, 182 और वो 365 वाला हाँ में से कोई एक। हाँ वो तो कोई भी चलिए। एक काउंटिंग सुनाइए 1 से लेकर 100 तक। काउंटिंग सुनाइए 1 से लेकर 100 तक हिंदी में। पढ़ाई करो। एक्सप्लेनेशन जहाँ पर ये सेम चीज़ लिखी है समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इट इज टू बी नोटेड वाला पैराग्राफ है तुम्हारे पास, काट। कौन सा का थोड़ा पीछे रह गया, तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर कौन सा? अरे यही है जो तुमने खोला है। मैं बाद में देखो दिखा दूंगी इसको। ये देख भाई, मेरा एक यार दो, पढ़ तीन। लो पहले, मेरी स्टोरेज खत्म हो गई है, जल्दी। फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर इंडिविजुअल बड़ा देखिएगा, इसको खुद ही पढ़ लेंगे। देख लीजिए। Math फैसिलिटीज देखो फॉर ना, पर्सन देखिए भाई। अदर देन इंडिविजुअल, LRS वाली स्कीम, 2.5 लाख वाली स्कीम, 2.5 लाख की परमिशन, अलाउड नॉट अलाउड, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए हैं, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इंडिविजुअल के लिए है, कंपनीज के लिए नहीं है। फैसिलिटीज 2.5 लाख पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। हाँ तो ये अदर देन इंडिविजुअल यानी कि कंपनी, AOP, DOI, फर्म, इनके लिए वो 2.5 लाख वाला कुछ नहीं है, ठीक है। इनके लिए अपनी अपनी अलग अलग लिमिट्स है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला, द फॉलोइंग रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। करने की अप्रूवल चाहिए। आप छोटी ट्रांजैक्शन LRS पढ़ा रहे हैं, LRS शाबाश, इससे पहले। उससे पहले वाला मतलब इनको कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी ये है तो बता रहे हैं RBI की यहाँ पर। अप्रूवल चाहिए। बताइए यहाँ पर। खाली का डायलॉग। सो सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, 182 की ध्यान है सारा। 8 तेरा है, पेज मेरा है, नहीं है। 8th पेज पर अर्शित, 8th पेज पर सेकंड पॉइंट, फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर इंडिविजुअल। वो ऊपर आ। 2.5 लाख तो ओ भाई तो 2.5 लाख देख के 2.5 लाख है ही नहीं कुछ यहाँ। हाँ तो वही तो नंबर तो बोल रहा हूँ, नंबर क्या था? है ही नहीं भाई 2.5 लाख है ही अरे नहीं। क्या है वो? नहीं है भाई, कहीं नहीं है, नंबर भूल ही जा, नहीं है ही नहीं, कोई तो कुछ second नहीं point, है। 25,000 है ही नहीं कहीं भाई। इस टॉपिक में 2.5 लाख का है भाई। तो बाहर अरे तो 2.5 लाख में वही तो कह रही हूँ कि 2.5 लाख एप्लीकेबल नहीं है। उसको बताओ, हमें तो समझ आ गया। क्या है एप्लीकेबल? वही तो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाना है। डिफरेंट I am trying to read कमीशन पर ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट है ना? वो भाई सेकंड पॉइंट मतलब वो फैसिलिटी के जो उधर हम से एक पैसे वो- ले रहे हैं, हमारे मजे ले रहा है, कुछ नहीं है, इसको पता है। नहीं ये YouTube वीडियो देख के ना घर से पढ़ के आ रखा है, आप पढ़ाओ ना आगे। नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ बोल बोल बोल। कौन सा ये वाला सेकंड वाला फैसिलिटेट फॉर पर्सन? हाँ। फर्स्ट ये पढ़ेंगे अब।
जो 2.5 लाख वाला कह रहा है ना, चुप रहे। वो पिछले पेज पे है, चुप रहे। वो पिछले पेज चुप पे रहे। है। अरे वो सच में सही बात बता रहे थे को, अब पिछले पेज पर है 2.5 लाख। अरे हाँ वो पता है, मेरे को लगा यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे को दिखा नहीं ना 2.5, मैं तब पूछ रहा था कि 2.5 कहाँ है। अच्छा ठीक है, यहाँ करें आप पक्का। मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। पढ़ता है ना, the following remittance by persons other individuals require prior approval of the RBI। ठीक है, अब इनके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI चाहिए फॉलोइंग रेमिटेंसेस के लिए। फॉलोइंग इनके बारे में बताया हमको, सारी मत सोचना, दुनिया भर की रेमिटेंस मत सोचना, इनके लिए स्पेसिफिकली बताया है। अब पहला, डोनेशंस एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स और USDs 5 लाख whichever is 5 million। ओके सॉरी 50 लाख whichever is less। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा सिंपल, तुमने ऐसे बहुत सारा देखा होगा कि शाहरुख खान का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, इसकी बेटी हार्वर्ड पढ़ के आई। इतने अक्कल वाले होंगे वो लोग जो इतनी जगह पढ़ा है। डाउट लगता है ना डाउट लगता है कि भाई ऐसे कैसे वो लोग इतनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ आते हैं, वो लोग बिना पता क्या एंट्रेंस देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये वो है कि भाई उनके लिए सीट खरीद ली और उन्होंने पढ़ लिया। तो ये डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज, किसकी क्या है वो 1% देखते हैं। पर्पस है कि एक्सीडिंग 50 लाख whichever is less, पहला टू क्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैंने सीधा कॉलेज को नहीं दिया पर उनके किसी फंड को पैसा दे दिया, वो भी चलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मेरी कंपनी मेडिसिन बनाती है, तो मैंने बाहर डोनेशन करी ऐसी ही कंपनी में जो भी मेडिसिन बनाती है, मतलब मैंने अपनी ही कॉम्पिटिटर कंपनी में पैसा डाला। फिर वो लोग मेरे पर शक करें कि ऐसा तो तुम क्या कर रहे हो कि अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को ही डोनेशन कर रहे हो, राइट? तुम्हें बढ़ना नहीं है क्या बिजनेस में आगे? तो ये तुम्हारी ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। तो अब अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में कुर्सी, किसी इंस्टीट्यूट के फंड में पैसा या अपने कॉम्पिटिटर को डोनेशन कर रहे हो एक्सीडिंग 1% ऑफ द पर्सन, यानी कि जो बंदा डोनेट कर रहा है उसने अगर फॉरेन रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज से पिछले 3 सालों में जो भी पैसा कमाया है उसका 1% से ऊपर या तो 50 लाख से ऊपर करता है whichever is less। ठीक है, तो इन ऑल ऑफ दोज केसेस वो बंदे को परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब 1% से नीचे या 50 लाख से नीचे ऐसा करके है, मतलब वो whatever is less से नीचे है तो अप्रूवल रूट में नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट से जा सकते हैं। आया समझ कि रह गए? देख, पहला पॉइंट जो तू कह रहा था ना, अच्छा जो पहले तुम कह रहे थे कि भाई छोटा सा भी करेंगे तो पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपनी 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 लिमिट्स हैं। पहला पॉइंट, एक कंपनी बाहर डोनेशन कर रही है किसी 3 पर्पस के लिए, ठीक है? वो जो डोनेशन की अमाउंट है ना, उसकी फॉरेन एक्सचेंज से कमाए हुए पैसा का 1% या तो 50 लाख whichever is lower, ठीक है? तो अगर उसका 1% आता है 40 लाख, तो फिर कितना मैक्सिमम लिमिट है उसकी? 40 लाख। अगर उसका 1% आता है 70 लाख, तो कितना मैक्सिमम लिमिट है? 50 लाख। ठीक है, अगर उससे नीचे पैसा डोनेट किया तो अप्रूवल रूट में जाने की जरूरत नहीं, मतलब क्या, बिना पूछे जा सकते हो। तो उसमें ऊपर जाना तो अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल चाहिए, किसका चाहिए? RBI। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। मैं इंडिया में, मेरी बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं इंडिया में फ्लैट बेचना चाहती हूँ बाहर के लोगों को, तो बाहर कोई बंदा एजेंट रखना पड़ेगा ना, जो लोगों को बोले कि भैया भैया इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, बहुत कमाई है या ये वो। ठीक है, तो हमने बाहर एक एजेंट बंदा बनाया है, उस एजेंट को इंडिया में फ्लैट बेचने के लिए कमीशन दे रहे हैं। वो कमीशन का पैसा देना अलाउड है, पर कितना अलाउड है? ऑटोमेटिक रूप से 25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड मतलब जितना पैसा आपका इंडिया में पे करें, इंडिया में फ्लैट इनवर्ड रेमिटेंस का जो भी मेरे को पैसा आया है उस फ्लैट को खरीदने के लिए, उस पैसों का 25% और 25,000 whichever is
मोर है यहाँ पर, हाँ विच एवर इज मोर है, ऊपर विच एवर इज लेस था, प्लीज उस चीज़ को ध्यान से रखना, वो लिख लेना वाले बाजू में। ऊपर 5%, सॉरी नीचे अभी यहाँ पर 5% और 25,000 विच एवर इज हायर, हाँ मोर, और ऊपर है 1% ऑफ 3 साल का फॉरेन अर्निंग्स या तो 50 लाख विच एवर इज हाई, हाँ लेस। लेस। थर्ड पॉइंट, रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट है, रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 करोड़ USD पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और 10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर एनी अदर कंसल्टेंसी सर्विस। बाहर से मैं कंसल्टेंसी ले रही हूँ और उनको पैसा दे रही हूँ। 1 करोड़ अगर वो कंसल्टेंसी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, ब्रिज ऐसे बनाने के लिए है, और 10 लाख कोई और के लिए है, ठीक है। पैसा बाहर दे, चीज़ तो इंडिया में बन रही होगी, सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ना बच्चे, सामान तो इंडिया में बन रहा है। रेमिटेंस कर रहे हो तो ला ही रहे हो ना इंडिया में, नहीं सॉरी रेमिटेंस कर तो भेज रहे हो। In respect of infrastructure and university per project for other consultancy procured, पर देख अगर चल ठीक है, जो बिल्डिंग जहाँ पे बन रही है फर्क नहीं पड़ता ऐसा, सर्विस बाहर से ले रहे हैं, पर अगर दोनों चीजें बाहर ही हो गई तो दोनों चीज़ें सर्विस 10 लाख का नहीं, वो तो है तो कंटिन्यूटी में होएगा तो दोनों ही बाहर होएगा, नहीं तो एक भी नहीं होएगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि सर्विस बाहर हो रही है, प्रोजेक्ट इंडिया में ही है। नहीं मैम, कंटिन्यूटी में नहीं है ना। USD 1 लाख पर प्रोजेक्ट क्या है ये? For other consultancy services procured from outside India, service procured from outside India है ना यार, ऊपर तो सेम ही है समझ। मेरे हिसाब से सर्विस बाहर से है, प्रोजेक्ट का कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं है। मैम जो ऊपर वाला है उसमें जो है सर्विसेज वो रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और जो नीचे वाला है वो अदर सर्विसेज। अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हम बोल रहे हैं कि वो जो ब्रिज बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है क्या कि बाहर बन रहा है, सर्विस तो हम बाहर से ले रहे हैं, अच्छा पर बन कहाँ है। अब मान लें सेकंड में 10 लाख वाला जो है उसमें को कोई बिल्डिंग बनानी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पर बिल्डिंग तो है ना, तो बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग बन कर रही है, इंडिया में बन रही है कि बाहर बन रही है। अरे इसमें भी प्रिस्क्राइब सोच के चलो आगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट इनटू इंडिया और USDs 1 लाख विच एवर इज हायर बाय एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। प्री इनकॉर्पोरेशन वो प्रिलिमिनरी वाले एक्सपेंसेस जो भी होते हैं आपके, उसके लिए आपने रेमिटेंस क्या कहते हैं, रेमिटेंस किया है बॉट इनटू इंडिया एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट इनटू इंडिया और USDs 1 लाख विच एवर इज हायर बाय, बाहर से इंडिया में आया है। लेकिन हम ये नहीं कहते रेमिटेंस का मतलब तो इधर से बाहर जाना नहीं होगा, रेमिट कहीं भी हो सकता है, भेजना है बस, हाँ रेमिट आउटसाइड रेमिट इन ऐसा भी हो सकता है, पर यहाँ पर लिखा है रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रॉट इनटू इंडिया में आया। नहीं ये वो है जैसे कि मैं इंडिया में मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो उस 1 लाख से कमा कर मैं बाहर लेकर जाऊंगी, तो उन्होंने बोला अगर वो 1 लाख आपने प्रिलिमिनरी में एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी नेचर से खर्चा किया ना, तो उस 1 लाख का या तो 5% बाहर जा सकता है या तो 1 लाख USD जा सकता है विच एवर इज हायर। तो बाहर से आप पैसा लाए हो करेक्ट, पर हम इस वक्त यहाँ से बाहर जाने की बात कर रहे हैं कि इंडिया से आप जब बाहर लेकर जा रहे हो तो वो प्रिलिमिनरी खर्चों का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर सिर्फ उतना ही बाहर जा सकता है। आया समझ? इन सब पॉइंट्स में किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर इंडिया के, कि इंडिया से बाहर अगर भेज रहे हैं तो हम नहीं चाहते हमारा फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा वो सब, तो आपको अगर पैसा बाहर देखो बाहर से अंदर लाओगे तो हम तो खुश हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर भेजोगे तो ही अप्रूवल रूट आएगा ना। तो अगर आपने यहाँ पर आए पैसा लगाया बाहर लेकर जा रहे हो ले जाओ, पर अगर 5% से ऊपर लेकर जा रहे हो तो पूछ कर लेकर जाओ, या 1 लाख से ऊपर या 5% विच एवर इज हायर से ऊपर लेकर जा रहे हो तो पूछ के लेकर जाओ, नहीं तो कोई बात। अब तक
हमने पढ़ लिया। अब देखो अब यहाँ पर डब्बा आ गया 2.5 लाख। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर दी LRS ऑथराइज्ड डीलर्स में फ्रीली अलाउ रेमिटेंस पर रेजिडेंट इंडिविजुअल अप टू 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये डब्बा LRS वाला डब्बा, ठीक। और ये 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर है फॉर एनी परमानेंट करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF एक्सेट्रा। तो जो शेड्यूल 3 पढ़ाया आपने इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, इस चैप्टर में अब तक जो मैंने 2-4 पैराग्राफ कटवाए हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। लिमिट ऑफ USD 2.5 लाख, ये सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको बाहर पैसा भेजना हो, सेम वर्ड्स लिखे हैं, सेम मतलब लिखा है, बस 2.5 लाख से ऊपर भेजना है पूछ के, नहीं तो कोई बात नहीं। रिलीज फॉर एक्सचेंज एक्सीडिंग 2.5 लाख रिक्वायर्स परमिशन। अब वो जो प्राइवेट विजिट्स आप बाहर जा रहे थे ना, 1 2 3 4 पॉइंट्स, जो गिफ्ट डोनेशन प्राइवेट विजिट सब लिखा था, उसी का ये बाइफरकेशन और एक्सप्लेनेशन। प्राइवेट विजिट बाहर गए, पर बाहर मतलब नेपाल भूटान नहीं। गिफ्ट डोनेशन में ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, नेपाल भूटान में नेपाल भूटान प्रोहिबिटेड में आ रही थी ना। प्रोहिबिटेड है। हाँ, वहाँ पर इंडियन, वहाँ पर रुपीस चल जाते हैं। गिफ्ट और डोनेशन 2.5 लाख। गोइंग अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट, चल जाओ कोई बात नहीं, 2.5 लाख उसके ऊपर पूछने का। इमिग्रेशन सॉरी एक्सपेंसेस और लिविंग, जो भी आपके एक्सेट्रा खर्चे होंगे वो सारे के सारे अगर हैं तो यहाँ पर ना देखो 2 तरीके से बाइफरकेट कर रखा है कि अच्छा, एक चीज़ तुमने सुना है कि अगर मैं दुबई में कोई प्रॉपर्टी लेती हूँ, कुछ है इतने मिलियन की, अगर मैंने प्रॉपर्टी ली दुबई में, तो ना मेरे को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। गोल्डन वीज़ा मिलने से क्या हुआ कि मेरे को बार-बार वीज़ा नहीं लेना, मेरी फ्री एंट्री हो जाएगी उस कंट्री में आना जाना। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज लेती हैं। आई थिंक USA में भी है कि अगर आप कुछ 400 मिलियन या 400 मिलियन वो कर रहा है कुछ 5 मिलियन का वो कर रहा है ना, तो उससे कार्ड निकालना। हाँ, तो वो 400 मिलियन अगर आप उस कंट्री में 400 मिलियन अगर उस कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो फिर मतलब फ्री भी कर देते हैं कि आप आओ जाओ, आपने हमको इतना इन्वेस्ट कर दिया तो चलेगा ऐसा। तो अब सेम चीज़ यहाँ पर इमिग्रेशन में भी हो रही है। देखो, इमिग्रेशन माने कि आप बाहर जाकर रह रहे हो, तो बाहर जाकर रहोगे तो 2 टाइप के खर्चे हैं। पहला वो गोल्डन वीज़ा लेने के लिए खर्चा कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है। दूसरा खर्चा वहाँ पर रह रहे हो ना, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो ये वाला जो 2.5 लाख है ना, वो सिर्फ वहाँ जाकर रहने वाले 2.5 लाख से रिलेट करता है। वो रहने के लिए तुम कुछ खरीद रहे हो, कुछ गोल्डन वीज़ा के लिए खर्चा कर रहे हो या कुछ वो खर्चा कर रहे हो, उसके लिए यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? उसके लिए इसमें पैसा नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको 2 रुपये डालना है तो भी आप पूछ के करोगे, ठीक है। ये वाला इमिग्रेशन सिर्फ बाहर जाकर रहने वाले के लिए खर्चों के लिए। आया समझ? नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स अब्रॉड, ठीक है। बिजनेस ट्रिप्स, तुम अगर साल में 3 बार जा रहे हो, एक बार फॉरेन ट्रिप जा रहे हो घूमने के लिए, एक बार जा रहे हो बिजनेस ट्रिप। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए अलग और नॉर्मल के लिए अलग, पूरा है, ठीक है। साल का 2.5 लाख है, पक्की बात है ना, ये तो समझ में आ रहा है। पर पर्सन पर ईयर 2.5 लाख है। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, जाओ आराम से, ज़्यादा पैसा लग गया कोई बात नहीं, हम करने देंगे तुमको, बस आके थोड़ा बहुत रिपोर्ट बता देना, सबमिट कर देना। एक और चीज़, लेकिन जो बंदा उसके साथ जा रहा है उसका 2.5 लाख से ऊपर नहीं होगा ना, उसकी तो इलाज थोड़ी हो रही, तो जा ही रहा है साथ में खाली, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक खर्च डन है? तुम्हारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ सब इसको एक बार रीड करना, यही मेडिकल ट्रीटमेंट वाला। समझ आ गया ना? ठीक है। और जो बंदा साथ में जा रहा है उसका 2.5 लाख। उसके अलावा फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर स्टडीज अब्रॉड। बाहर जा रहे हो, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, 2.5 लाख तक का पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, सब कर कराओ। फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारे यही बारे में बात कर रहा है। उसमें अब जो तुम रेमिटेंस कर रहे हो, ये सब एडी कैटेगरी 1 बैंक के अंदर, एडी कैटेगरी 2 बैंक भी सब कुछ अलाउड है। प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI तभी चाहिए जब 2.5 लाख के ऊपर होगा। यहाँ तक सब क्लैरिटी है। सेकेंड पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन, फर्दर मिला, further a resident cannot give to another resident in foreign currency for the credit of later's foreign currency account held abroad under LRS। मुझे बाहर जाकर कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या मुझे किसी को गिफ्ट देना है, या मुझे कुछ खर्चा करना है, ठीक है। मेरा कितना अलाउड है? 2.5 लाख साल का। मैंने क्या किया, मैंने अपने पति को बोला ऐसा कर, तू भी चल मेरे साथ,
दोनों चलते हैं, ठीक है, तेरा भी ढाला हो जाएगा, मेरा भी ढाला हो जाएगा। अब मुझे बाहर जाकर कोई प्रॉपर्टी लेनी है या मुझे जहाँ बाहर जाके कोई खर्चा करना है अपने नाम पर, तो तुम बाहर जाकर मुझे अपना ढाला गिफ्ट कर देना, तो मेरा पूरा 5 लाख हो जाएगा और मैं वहीं से इन्वेस्ट कर दूंगी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलता, ऐसे आप खेल रहे हो, हम नहीं खेलने देंगे, जो गिफ्टी करनी है यहाँ पर करो, बाहर हम आपको ऐसा गिफ्ट कर देंगे तो आपका 2.5 का 5 हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करने देते। तो इंडिया के अंदर ही चले गए, बाहर फॉर द रेजिडेंट कैन नॉट गिफ्ट टू अनदर रेजिडेंट ओनली, है ना। एक इंडिया का बंदा दूसरे इंडिया के बंदे को फॉरेन करेंसी गिफ्ट नहीं कर सकता फॉर द रेट ऑफ लेटेस्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट हेड अब्रॉड अंडर एनआरएस, ठीक है, पक्का। कैपिटल अकाउंट्स कर करेंगे, हो रहा था।